पहले नवरात्र पर गरजे पीएम मोदी। पीलीभीत ने उठाया शक्ति के अपमान का मामला, भगवान राम का किया अपमान। लखनऊ में होगी सपा कांग्रेस की संयुक्त रैली, राहुल प्रियंका खड़गे के साथ अखिलेश रहेंगे मौजूद। चुनावी सभा में होगा शंखनाद। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बयान, बोले आकाश आनंद और चंद्रशेखर में वर्चस्व की लड़ाई, सपा हार रही चुनाव। पौड़ी गढ़वाल में सीएम धामी ने की जनसभा, कहा तुष्टिकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस, मुस्लिम लीग से बना घोषणा पत्र। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, चालक समेत 8 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों के चुनावी दौर उत्तराखंड में शुरू हो गए हैं और 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर से भाजपा के लिए चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। ऐसे में कुमाऊं मंडल में भाजपा को और मजबूती देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अप्रैल को हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ 14 अप्रैल को श्रीनगर, गढ़वाल और रुड़की में जनसभा करेंगे। भाजपा उनकी 2 और जनसभा कराने का प्रयास कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी आगामी 13 अप्रैल को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में रामनगर में आ रही हैं। यहाँ वो भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के रामनगर में चुनाव प्रचार से गढ़वाल लोकसभा और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी को फायदा हो सकता है। प्रियंका गांधी की जनसभा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने बताया, कार्यकर्ताओं ने जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी पीरुमदारा में बैलजोड़ी स्थित हेलीपैड पहुंचेंगी, जिसके बाद वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी। 10 मई को शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। समिति के अध्यक्ष हरीश सोमवाल और सचिव सुरेश सोमवाल ने प्रेस वार्ता कर मुहूर्त की जानकारी दी। उन्होंने सभी देशवासियों को इस तय मुहूर्त की पावन बेला पर अधिक से अधिक संख्या में गंगोत्री धाम आने की अपील की। नव संवत्सर 2081 की समस्त राष्ट्रवासियों को भगवती गंगे की ओर से शुभकामनाएं। इस वर्ष पंचांगानुसार दिनांक 10 मई 2024 को 28 प्रविष्ठा बैसाख में भगवती गंगे के कपाट ठीक 12:25 पर शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त और अमृत बेला पर दर्शनार्थियों के लिए गंगा सहस्त्रनाम पाठ के साथ खोल दिए जाएंगे और समस्त देश विदेश जो समस्त दर्शनार्थी हैं वे दर्शनार्थ आ सकते हैं। आप सभी के कल्याण के लिए श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम मां भगवती गंगे से प्रार्थना करती है। और गंगोत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन रात लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी हर दिन 2 से 4 जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए भाजपा को 400 से अधिक सीटों पर जिताने की अपील की और कहा, प्रदेश की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अब की बार कहते हैं कि मुस्तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, तो पिछली बार अभी अनिल जी कह रहे थे, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय कह रहे थे कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये देवभूमि में वो कहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और अब की बार कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नियम है उसको हम लागू करेंगे, नई सरकार अगर हमारी बनती है तो।
न तो क्या कहते हैं वो, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी भाइयों बहनों। सरकार बनने की दूर दूर तक कोई उम्मीद तो छोड़िए, जितनी सीटें हैं उसकी भी 1/3 हो जाने वाली है। यानी कि इस बार, पिछली बार तो शायद अनिल जी एक बस में चले जाते थे वो, अब की बार तो एक सुमो गाड़ी में चले जाएंगे, सुमो गाड़ी में इस बार इतने सांसद उनके होंगे। तो भाइयों बहनों, आप सोचिए कि ऐसा लगता है, ऐसा इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इतने सालों तक देश के अंदर राज करने वाली पार्टी, उस पार्टी की स्थिति क्या हो गई है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई देश का विजन उनके पास है, कोई हमारे जैसे राज्यों का विजन उनके पास है। वो कहते हैं कि हम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो नियम है वो लागू करेंगे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं भाइयों। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इस प्रकार से देश के साथ तुष्टीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। इनका केवल एक ही मिशन है, किसी प्रकार से जो है, अब सत्ता तो इनको मिल नहीं सकती, अब इनका मिशन है अपना अस्तित्व बचाने की, अपना कुछ वोट बैंक कुछ बच जाए, कुछ चीजें इनको मिल जाए, शर्मनाक हार से बच जाए, इनका प्रयास केवल इतना भर है। जीतने का कोई प्रयास इनका नहीं है भाइयों बहनों। ये जितना दुरुपयोग कर सकते हैं दुरुपयोग करते हैं। जब भी इनको सत्ता में आने का मौका मिला है, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने के सिवा कोई काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, आपने पिछले दिनों देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का एक सांसद, उसके घर में देख तिजोरियों में, जानते कितना रुपया मिला? 350 करोड़ रुपए तिजोरियों में भरे हुए मिले भाइयों बहनों। ये इसलिए कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को मिटाओ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सांसद के घर में इतना काला धन है, तो ये जो परिवारवादी जो दल हैं, इन्होंने जनता से कितना रुपया लूटा होगा, कितनी देश के अंदर लूट की होगी। इस तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, तो पिछली बार अभी अनिल जी लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में आज से मतदान पार्टियां दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवा रही हैं। लालकुआं में 245 मतदाता हैं, जिनमें 161 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु से वृद्ध हैं और 84 मतदाता दिव्यांग हैं, जिनके लिए 10 टीमें गठित की गई हैं, जो कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध और दिव्यांगों के पोस्टल बैलेट से मतदान करवाया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण 10 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 100% मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई मतदाता छूट जाता है तो दूसरे चरण यानी 11 अप्रैल को मतदान कर सकता है। जो 85 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं मतदाता, और ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, 40% से अधिक जिनकी विकलांगता है, ऐसे वोटरों को फॉर्म 12 बांटे गए थे और जिनके हमें फॉर्म 12 वापस मिले हैं। ऐसे 245 मतदाता हैं, जिसमें 161 हमारे 85 वर्ष से अधिक वाले हैं और बाकी 84 मतदाता हमारे विकलांग कैटेगरी के हैं। और इसके लिए हमारी 10 टीमें बनी हैं और उन्होंने घर घर जाकर आज 8 बजे से मतदान शुरू करवा दिया। देखिए, ये मतदान प्रक्रिया 2 दिन चलेगी और यदि कोई उसके बाद छूट जाता है तो इसके लिए एक रिजल्ट डे और रखा गया। भीमताल के ब्लॉक प्रमुख एवं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर हरीश बिष्ट ने कांग्रेस की रीति नीति से नाराज होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। डॉक्टर हरीश बिष्ट ने कहा, कांग्रेस पार्टी की नीति जहां जन विरोधी होती जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक पटल पर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ने के चलते भाजपा की नीति से अत्यंत प्रभावित है और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में नेतृत्वहीन हो चुका है इस जिले में, क्या पूरे प्रदेश में, और जिसका एक कारण ये भी रहा कि कांग्रेस की नीति इस तरह की हो गई कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसको क्षेत्र में के लोग नहीं पहचानते, और जिस कारण जो कार्यकर्ता थे वो बड़े मायूस हो चुके हैं। तो इसी बीच अब माननीय अजय भट्ट जी जो पूर्व सांसद हैं, इसमें प्रत्याशी भी हैं, उनके द्वारा भी प्रयास किया गया और उसमें प्रयास कराने में विशेष रूप से हमारे दुख संघ अध्यक्ष मुकेश वोरा जी ने विशेष पहल की और इन्हीं के प्रयासों के बदौलत हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। और बीजेपी ज्वाइन करने का ये है कि जब कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं,
लोग छोड़ छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ नेतृत्वहीन हो चुका है, और इसलिए हमने आज बीजेपी को सदस्यता ली। तो प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी इच्छा आए थे और उन्हें वहाँ पर हमें सदस्यता दिलाई। और जो हमारे साथ के लोग हैं, ये नवीन पलड़िया जी ने और कुंदन पटेल जी ने अभी ज्वाइन किया है, और जो बाकी के हमारे ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं या जिला पंचायत मेंबर हैं या पूर्व प्रधान हैं, वो लोग आगामी कोई तिथि हम तय करेंगे, उसमें वो लोग सभी लोग ज्वाइन करेंगे। पूरे नैनीताल जनपद के एक प्रतिष्ठित और कई बार 3 बार ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य सहित, और जो बेसिक उनका है सहकारिता और जनसंघ से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे डॉक्टर हरीश बीस जी को भारतीय जनता पार्टी को आज अच्छी विजय दिलाने के लिए जो 400 पार का नारा है, उसको अगर भीमताल में प्रचंड जीत हमको भारतीय जनता पार्टी की करानी थी, तो हरीश बीस जी का भारतीय जनता पार्टी में आना बहुत जरूरी हो गया था वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। तो उसी को देखते हुए माननीय महेंद्र भट्ट जी और माननीय हमारे संगठन मंत्री अजय जी और हमारे जनप्रिय लोकप्रिय सांसद माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी के विशेष प्रयासों से और उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में आज डॉक्टर हरीश बीस जी ने और नवीन पलड़िया जी ने और कुंदन जीना जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं अपनी ओर से और आंचल परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए कि जहां मैं हूं वहां पर मुझे पहुंचाने में भी डॉक्टर हरीश बीस जी का पहले से बहुत सहयोग मिला है। तो एक पारस्परिक हमारा जो सहयोग है वो और आगे बढ़े और हमारे दुग्ध उत्पादक और वहाँ की जनता और आम जनता आगे बढ़े, उनके हितों की रक्षा हो सके, इसलिए भी ये उनकी ज्वाइनिंग से भीमताल विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी जो कमजोर हो रही थी भीमताल विधानसभा में, वो और मजबूत होगी। वही है वो। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने जा रहे पहले चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों का जनसंपर्क अभियान और रोड शो जनसभा कार्यक्रम अब रफ्तार पकड़ने लगा है। सूबे में सबसे चर्चित बनती जा रही गढ़वाल लोकसभा सीट से इंडियन गठबंधन प्रत्याशी गणेश गोदियाल का सीमांत नगर जोशीमठ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद गणेश गोदियाल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं हाथों में झंडा लहराते नजर आए। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा वे उन्हें हर जनसभा में मातृशक्ति से लेकर युवाओं बुजुर्गों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इस चुनाव में गढ़वाल सीट पर कांग्रेस एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। पूरे भारत में परिवर्तन की तैयार चल रहे हैं। लोग 10 साल से मोदी जी के जुनून से उनकी मन की बातें, लोगों की एक तरफ मन की बातें, अगर दूसरों की मन की बातें सुनते हैं लेकिन जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, तो अपनी मन की उनकी बातें सुनाते सुनते दर्द हो गया। लोग अपनी समझ में है कि ये समझ है, ये जुमलेबाजी है, ये झूठ है और ये शब्दों का जाल है और ये 405 शब्दों का जाल है। जो पार्टी 400 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, वो पार्टी 400 पार करना रही है, तो ये भी अपने आप में एक जुमला है। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग इस जुमलेबाजी को समझ सकते। ये भी साजिश है। बलूनी जी की गाड़ियाँ हमसे 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन हम एक्चुअल जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार उनकी है, आयोग उनका है, नियम कानून सब उनके हैं, तो हम तो भाई जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे। तो ये भी साजिश है। लेकिन अंदर और बाहर की जहाँ तक बात है, वो इसलिए बात उठी कि जब वो राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भरा तो उन्होंने एड्रेस गढ़वाल का नहीं दिया। तो आज लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर वो गढ़वाल के हैं तो कहाँ के हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। जोशीमठ में आपदा आई, वो दिखे नहीं। रैनी में आपदा आई, वो दिखे नहीं। चमोली में करंट लगने से 17 लोगों की झटके में जान चली गई, वो कहीं दिखे नहीं। तो क्षेत्रीय मुद्दों पर क्षेत्र की जनता के साथ वो सांसद रहते हुए जब दिखे ही नहीं, तो किसने पूछने क्यों काम है। यहाँ तक मेरा प्रश्न तो गढ़वाल की जनता जानती है। मैं बचपन में जरूर कक्षा 8 पास करने के बाद सन 78 में गया और सन 98 में बम्बई से वापस आया और सन 78 से 98 तक मैंने जो भी पैसा कमाया अपने गांव में मैंने राज महाविद्यालय बनाकर अपने लिए एक छात्र मिला था कि सर मैं आपके कॉलेज से राज महाविद्यालय से। तो हमने उत्तराखंड के बच्चों को पढ़ाने का मेरे पूरे साल का जो भी
मेरा श्रम रहा, जो भी मैंने अर्जित किया अपने श्रम से, वो सब मैंने यहाँ के विकास में लगाया। यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए राजमार्ग विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। बीजेपी के नेता भी अपना बताएं कि वो कब कहाँ गए और उन्होंने अपने जो अर्जित किया होगा उनसे इस क्षेत्र के क्या विकास किया वो भी बताएं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में श्रम बोर्ड प्रतिनिधि सुरेश कडाकोटी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा वो 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सल्ट विधायक महेश जीना के विकास कार्यों को सल्ट क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित होकर 5 सीटों में भाजपा का परचम लहराएगा और इस बार के लोकसभा चुनाव 80% मतदान होगा। सरकार की हर गरीब योजना का लाभ मिला और इस बार 400 पार के लक्ष्य को पार करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, हमारे माननीय पुष्कर धामी जी और सल्ट विधायक महेश जीना जी के कार्यों को देखकर एक तरफा होने जा रहा है। सल्ट में तो एक तरफा हो रहा है, बाकी उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों पर माननीय हमारे मोदी जी की योजनाएं और केंद्र सरकार की वो योजनाएं, साथ हमारे उत्तराखंड की योजना माननीय पुष्कर धामी ने जो कार्य किए हैं उसको साथ साथ लेकर उत्तराखंड में तो एक तरफा होने जा रहा है। जो हमारा मत प्रतिशत 60% था उसको बढ़ा के 80% 80% करने जा रहे हैं हम लोग जनता के बीच में। और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, हर गरीब परिवार को कुछ ना कुछ मिला है। उस योजना का लाभ हर गैस कनेक्शन हो गया, उज्ज्वला हो गया, राशन का हो गया, राशन फ्री मिला है, और साथ में किसान सम्मान निधि और सरकार की जो राम मंदिर बनाया उसके लिए उसके जो हमारी सरकार ने जो योजनाएं उत्तराखंड में की उसको देखते हुए आज चुनाव प्रचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारे सरकार का जो हमारा वोटिंग परसेंट जो उत्तराखंड से कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि जो वोट परसेंट जो हमारे मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, वो 400 से भी पार होने जा रहा है। और विकास कार्य की तो कोई गिनती नहीं है पूरे भारत में। आज देखो क्या नाम कहते हैं, पूरे विकास में हमारी उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का मुफ्त इलाज के लिए दिया, साथ ही क्या नाम कहते हैं गैस सम्मान दिया, हर घर में जल और नल दिया है। तो इसी के लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता बहुत खुश है कि इस बार जो हमने जो है मोदी जी का जो नारा है 400 पार, अब की बार तीसरी बार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम उत्तराखंड से उनको 5 की 5 सीटें जीतकर उनको अच्छे मार्जिन से हमारा उत्तराखंड का माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और सल्ट विधानसभा माननीय महेश जी का नाम ऊंचा होने के लिए जो मत परसेंट है उसको हम बढ़ा के 80% करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को अब खबरें उत्तर प्रदेश से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बस्ती पहुंचे। बस्ती में चुनावी जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा इस समय वो गंभीर तनाव से गुजर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। इस चुनाव में सपा बसपा का तो मूल ही समाप्त हो जाएगा और देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। कार्यकर्ताओं में हम सबका पार्टी और गठबंधन बस्ती सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा में सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत देश बहुत बड़ी विजय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने जा रही है। सपा को मैं समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्त होने वाली पार्टी कहता हूं और कांग्रेस से मुक्ति की बात मैं बता ही चुका हूं। यादव ने कहा है कि जो भाजपा का मैनिफेस्टो है, चुनावी मैनिफेस्टो, वो काले धन को खरीद करने का तरीका है। इसलिए अखिलेश यादव जी इस समय गंभीर तनाव के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा आपकी आएगी तो पुलिस की नौकरी 4 साल कर दी जाएगी। भाजपा तो आएगी लेकिन नौकरी 4 साल नहीं, लेकिन सपा की विदाई सदा के लिए जरूर कर दी जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में क्या कुछ कहेंगे? झूठ का पुलिंदा है और कांग्रेस के पास नहीं है तो उसके पास अच्छी नहीं है। इसलिए कांग्रेस गई और भाजपा आई और भाजपा है और भाजपा रहेगी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की चाहे जो लड़ने में बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी लड़ने, उनकी मम्मी लड़ने, उनके दीदी लड़ने, उनके जीजा लड़ने, कोई लड़े कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश
प्रदेश सरकार ऐसे उपस्थित पूरे देश में ईद का त्योहार 10 या 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी ईद के बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। प्रयागराज के हर बाजार ग्राहकों की भीड़ से गुलजार नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा भीड़ रोशन बाग और चौक के बाजारों में देखी जा रही है। खाने पीने से लेकर कपड़ों की दुकानों में खरीदारों का तांता लगा हुआ है। हालांकि इस बार भी महंगाई का असर देखा जा सकता है, फिर भी लोग अपने त्योहारों को मनाने के लिए जमकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सिवई कारोबारियों की बात माने तो इस बार सिवई की डिमांड पिछली बार से अधिक है। मशहूर दिलीप सिवई के मालिक तौफीक अहमद ने बताया, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में सिवई की काफ़ी डिमांड है और इधर खरीदारों का कहना है महंगाई ज़रूर है लेकिन त्योहार पर इसका कोई असर नहीं। जी बिल्कुल, ईद तो ज़रूर मनाएंगे और लगभग जो है देखिए इस मार्केट में हर चीज़ मिल रहा है। हम लोग देखें हर चीज़ ज़रूरत की सारी चीज़ मिल रही है और हर चीज़ हम लोगों ने ख़रीद लिया है धीरे धीरे करके, और कुछ चीज़ें बची है तो बस वो भी हो जाएगी। 1-2 दिन का टाइम तो बचा ही है, वक्त निकाल के हम लोग भी खरीद लेंगे। अच्छा, बच्चों का सामान, बस बच्चों के कुर्ते पजामे, बच्चों के कपड़े, बच्चों के शूज़, चश्मे और कैप, हर चीज़ मिल रही है। यहाँ तक कि औरतों के पूरे कपड़े, मेकअप, कॉस्मेटिक शॉप है और घर में आप कर्टन्स है और चादर वगैरह है, बर्तन है और प्लास्टिक के जो है वो बर्तन, सारी चीज़, हर चीज़ लगभग एवरीथिंग हर चीज़ मिल रही है लगभग। अच्छा, रौनक दे रही है और महंगाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हाँ, ये तो महंगाई तो थोड़ा सा बढ़ ही रही है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो दिक्कत तो है ही है क्योंकि महंगाई है, फेस्टिवल भी है, मनाना है और बच्चों का स्कूल खुल गया है, फीस वगैरह दुनिया भर की दिक्कत तो है लोगों के साथ, लेकिन लोग बड़े उत्साह से जो है त्यौहार मना रहे हैं। इस समय भाई कारोबार ठीक था इस साल थोड़ा महंगाई थी, पर सेवई की डिमांड मार्केट को देखते हुए बहुत है। इस बार मार्केट में जिनको 200 डब्बा लेना था उन्होंने 300 डब्बा लिया और ईद तो बनाना ही है और उन्होंने सेवई लिया। बाजारों में रौनक देखी जा रही है। जी, बाजारों में रौनक देखी जा रही है। बाहर का माहौल अच्छा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और अच्छे से ईद मनाने की तैयारी है। कहाँ जाती है? दिलीप सेवई इलाहाबाद के जितने भी अगल बगल, फतेहपुर हो गया, कानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और भी बॉम्बे, महाराष्ट्र डिमांड है और लोग कुछ लोग तो गल्फ कंट्रियाँ भी भेज रहे हैं सेवई को। जी, तो आपकी बार रौनक है? जी, रौनक है सेवई में और मार्केट में भी रौनक है। ईद उल फित्र मतलब कि ईद के पर्व में बेहद कम समय का वक्त रह गया है। ऐसे में प्रयागराज की जो बाजार है वो अब रोशन नजर आ रहे हैं, मतलब कि गुलजार नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के रोशन बाग इलाके में और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे, हालांकि ये दोपहर का वक्त है और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ईद की खरीदारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम ईद की बात करें तो 30 दिनों तक माह रमज़ान का महीना चलता है, रोज़े रखे जाते हैं और उसके बाद चांद रात होती है और चांद रात के दूसरे दिन ईद की नमाज के बाद ईद का पर्व जो है वो मनाया जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि चाहे बच्चों के सामान हो या फिर कुर्ते पजामे हो या फिर लेडीज सूट के हों या फिर श्रृंगार के हों, वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। महंगाई जो है वो भी काफ़ी असर डाली है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल से ज़्यादा जो महंगाई है वो अब की बार देखी जा रही है। अगर हम सिवई व्यवसाय की बात करें तो उनका कहना ये है कि सिवई की बिक्री में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ईद का पर्व करीब आ रहा है वैसे वैसे बाजारों में जो रौनक है वो दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संग उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, प्रयागराज। एटा में कमिश्नर अलीगढ़ मंडल श्रीमती चैत्रा वी और आईजी शलभ माथुर ने एटा लोकसभा क्षेत्र में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग स्थल का निरीक्षण किया और इस दौरान अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर और आईजी ने सभी अधीनस्थों को सख्ती से निर्देश दिए। आयुक्त महोदय और आईजी सर यहाँ पे आए थे और मेन पर्पज़ उनका था लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना। जो चुनाव से संबंधित हमारी तैयारियां हैं वो सारी पूरी हो गई कि नहीं पूरी हो गई। तो उन्होंने इस संबंध में एक वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, 2 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, साथ ही में उन्होंने स्ट्रांग रूम जो होता है जहाँ पर ईवीएम मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वापस में कलेक्शन होता है, फिर बाद में काउंटिंग वहीं पर होती है मंडी में हमारे यहाँ, उसका भी विजिट किया उन्होंने। साथ ही में आज उन्होंने सभी एसडीएम साहब, सभी सीओ साहब, सभी थानाध्यक्ष
हम लोग जितने जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, उनके साथ भी उन्होंने बैठक करी। उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए। ओवरऑल वो काफ़ी संतुष्ट थे जो हम लोग की तैयारियां अभी तक हैं। आगे भी सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने का उन्होंने निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि हम लोग जितने भी अधिकारी हैं वो एक साथ, जैसे SDM CO साहब हैं या एडिशनल साहब हैं, ADM साहब हैं, तो एक साथ भ्रमणशील रहें फील्ड में। अभी आने में इधर कई त्यौहार भी आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ईद भी आ रहा है, साथ में रामनवमी भी आ रही है, साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती भी आ रही है। तो उससे संबंधित जो यहाँ पे जुलूस निकलते हैं और अन्य तैयारियाँ होती हैं, उसके संबंध में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। तो उन्होंने फाइनली आ रही है, तो 12-13 लाख के आसपास इस समय बदायूं जिले में सरकारी गेहूं के केंद्रों पर एक भी दाने की खरीद नहीं हो सकी, जिसके बाद केंद्र प्रभारी को SDM समेत जिले के अधिकारियों ने जमकर फटकार लगाई। वहीं बिलसी में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने पहले किसान का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद गेहूं खरीदने का क्रम चालू हुआ। बदायूं की सभी मंडियों में हमारी खरीद हो चुकी थी। केवल एक बिलसी मंडी ऐसी बची हुई थी जहां खरीद नहीं हुई थी। तो हमने यहां पे अवगत सबसे पता कराया कि इसका क्या कारण रहा। तो इनका यहाँ के क्षेत्रवासियों का, और हमने फील्ड में गए अपने केंद्र प्रभारियों के साथ, उनका ये कहना था कि यहाँ पे अभी कटाई 1-2 दिन पहले ही शुरू हुई है और धीरे धीरे आवक बढ़ेगी। तो हमने कल इनको कड़े निर्देश दिए कि जहाँ भी किसानों का खेत में कटाई हो रही है वहाँ जाके संपर्क करें। इसका नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ पे एक किसान भाई से संपर्क किया गया कल, जिनका कल खेत में गेहूँ कट रहा था, और आज यहाँ पे खरीद हो गई है। अब धीरे धीरे जनपद बदायूं में आवक तेज़ी से बढ़ेगी। तो हमें उम्मीद है कि सभी किसान भाई, हम प्रचार प्रसार के माध्यम से हम ये बात भी फैला रहे हैं कि इस बार पल्लेदारी के रूप में जो 20 रुपये कट्टे थे वो अब नहीं कटेंगे, अब किसान भाइयों को मिलेंगे। इस तरह अब 2275 की जगह 2295 रुपये किसान भाइयों के खाते में जाएंगे और हम सभी सुविधाएं किसान भाइयों को देंगे। हमारा ये भरसक प्रयास रहेगा कि जो पेमेंट हम 48 घंटे में करते थे, अब हम 12 घंटे में उसको कर रहे हैं। और हम शासन से भी ये अपील की है हमने कि वो 12 घंटे की जगह 5 या 6 घंटे में हम किसान भाइयों को उनका भुगतान शीघ्र कर सकें। तो हमारी ये उम्मीद है कि हम जो शासन से जो लक्ष्य मिला है, हम सब कड़ी मेहनत करके किसान भाइयों के बीच में जाके हम ज़रूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति को। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भीषण हादसा हुआ। प्रयागराज बॉर्डर पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं गंभीर घायलों को प्रयागराज रेफर किया गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे प्रतापगढ़ जिले के हथीगवां थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। मृतक और घायल उन्नाव से नवरात्र के पहले दिन विंध्याचल धाम में दर्शन करने आ रहे थे। वहीं इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक गांजा तस्कर ने एक स्कूली बच्चे को गांजा की पुड़िया बेचने के लिए दबाव बनाया और मना करने पर दबंगों ने घर में घुसकर बच्चे और परिजनों को जमकर पीटा, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अब पीड़ित परिवार SP को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा है।
मैं राजेश मौर्य इनका चाचा हूँ। ये इन लोग को मार रहे थे घर पे घुस के, तो हम छुड़ाने गए तो हमको भी रजोले ने एक थप्पड़ मारा और मारने के बाद हमको भी गाली गलौज दी। और ये दबंग टाइप के आदमी हैं और इनका ऑलरेडी मुकदमा थाने में चल भी रहा है और ये अपराध को लेके अपराध करते जा रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग आज अपने ये कप्तान ऑफिस आए हुए हैं, हम लोग अपनी फरियाद कप्तान साहब को दे दिए हैं। अब आगे कप्तान साहब क्या करते हैं बाद में है पता चलेगा। अगर इसके आगे मारने में 4 लोग थे, अश्विनी मौर्य, अश्विनी तिवारी, आयुष तिवारी, रजोले पंडित, बबलू तिवारी। ये 4 रहने वाले हैं? ये सब मेरे घर के ठीक सामने रहते हैं। किस बात को लेकर के सर इस बात को लेकर मारपीट हुई कि ये अवैध प्रकार का सामान देने के लिए किसी व्यक्ति को कह रहे थे, तो लड़के ने मना किया। उसमें कुछ दूसरा पदार्थ था, इसलिए वो लड़के ने मना किया। जब मना किया तो गाली गलौज किया और जब लड़का घर की तरफ भागा तो लड़के को घर में घुस के ये लोग मारे हैं लाठियों से। काफी प्रकार की चोटें भी आई हैं। अवैध प्रकार में क्या समझ? अवैध प्रकार में गांजा की पुड़िया थी। क्या गांजा के व्यापारी क्या? जी गांजा बेचते हैं वो। ये घर में घुस के हमारे मारे। कौन लोग थे? रजोले पंडित हो गए, बबलू पंडित हो गए, आयुष पंडित और सुनी बबलू पंडित के लड़के हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये राही के ही हैं, सामने घर के। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? एक पाउच हमको दे रहे थे बेचने के लिए, उसमें बाद में देखे तो और कुछ निकला तो हम नहीं दिए। हम कहे हम नहीं देंगे। क्या था पाउच में? क्या था? गांजा। तो हम नहीं दिए तो ऐसे गाली गलौज किए, फिर पूरे वो मिल कर हमको मारने लगे। इसकी शिकायत थाने पे नहीं की? घर में घुस के मारने वहाँ पे किए, थाने में किए थे एक बार। क्या हुआ था वहाँ पर गए एक दिन आए थे पुलिस वाले सर, वहाँ पे कुछ वो नहीं, दोबारा आए तो वो रिपोर्ट कराए। फिर यहाँ पे और किसी को चोटें भी आई? चोट पापा पैर में चोट लगी, हमारे चोट लगे हैं पैर में, हमारे चोट लगे। आज कहाँ आए थे? चोट इस तरह आई है। आज कहाँ आए थे? आज यहाँ पे आए थे SDM ऑफिस। क्या आश्वासन मिला? यहाँ पे तभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही आए। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।